Social Science Class 8th Lesson 1st The Advent and Expansion of the British Power in India। पार्ट सेकंड में हमने पढ़ा किस तरह यूरोपीय शक्तियां भारत में व्यापार करने के लिए आईं और इनमें व्यापारिक कंपटीशन किस प्रकार से गतिरोध में बदला और एक युद्ध का रूप लिया। थर्ड पार्ट में हम कर्नाटक युद्ध, जिसे बोलते हैं, कर्नाटक युद्ध के विषय में पढ़ेंगे। लेसन का पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस पर देख सकते हैं। पार्ट थर्ड शुरू करते हैं। लेसन फर्स्ट, एंग्लो फ्रेंच राइवलरी एंड कर्नाटक वार्स। एंग्लो फ्रेंच ट्रेडिंग राइवलरीज सून टर्न इनटू वार। अंग्रेज़ों और फ्रेंच के बीच जो व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता थी बहुत जल्दी ही वह युद्ध में बदल गई। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट द सोर्सेस एंड पावर ऑफ बोथ बिफोर स्टडिंग द वार। ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के युद्ध के विषय में बात करने के पहले इनकी पावर कितनी थी इस विषय पर बात करते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन थी, जबकि फ्रांसीसी कंपनी फ्रांस की गवर्नमेंट के अधीन थी। ब्रिटिश कंपनी व्यापार से संबंधित निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र थी, क्योंकि वह एक कंपनी के रूप में काम कर रही थी, जबकि फ्रांसीसी अपनी सरकार के ऊपर डिपेंड थे। उन्हें जब कोई भी निर्णय लेना होता था तो फ्रांस में अपनी सरकार से उन्हें परमिशन लेनी पड़ती थी। ब्रिटिश कंपनी निजी होने के कारण उसके वर्कर्स काफ़ी प्रोफेशनल थे और वह बड़ी ईमानदारी से और मेहनत से काम करते थे, जबकि फ्रांसीसी कंपनी गवर्नमेंट की होने के कारण उनके कर्मचारी आलसी, कामचोर और घूसखोर थे, क्योंकि उनका सीधा प्रॉफिट सरकार को जाता था, इसलिए वो सरकार के कर्मचारी के रूप में काम करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व क्षेत्र अधिक था, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक बस्तियां अधिक थीं, जबकि फ्रांसीसियों के प्रभाव वाला क्षेत्र या व्यापारिक बस्ती केवल पौंडीचेरी ही थी। दोनों ही कंपनी अपने व्यापार व व्यापारिक बस्तियों को बढ़ाने का प्रयास कर रही थीं। दोनों का कार्य व कार्य क्षेत्र एक ही था। एक ही का अर्थ ये है कि दोनों ही यहाँ व्यापार करने के लिए आई थीं और दोनों ही समुद्री तट पर अपना जो व्यापारिक क्षेत्र था वहीं पर ये कार्य कर रही थीं। अतः दोनों की ट्रेडिंग राइवलरी के कारण दोनों के बीच युद्ध की स्थिति बनी। एक दूसरे को समाप्त करने की होड़ में दोनों के बीच में भारत में 3 युद्ध हुए, जिन्हें इतिहास में कर्नाटक युद्धों के नाम से जाना जाता है। द कर्नाटक वार एंड देयर रिजल्ट। British East India Company and French Company were making efforts to gain benefits and expand their political influence. Both tried to surpass each other by purchasing Indian goods at the lowest price. Both wanted to have control over the markets and to gain more facilities and more markets. They began to interference in the internal affairs of the Indian states. दोनों ही कंपनियां अपना व्यापार व राजनीतिक प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए संघर्षशील थीं। दोनों एक दूसरे को हराना चाहती थीं। इसके लिए वे दोनों कम से कम रेट पर भारतीय माल को खरीदने का प्रयास करती थीं। ब्रिटिश व फ्रांसीसी दोनों ही ज़्यादा प्रॉफिट व राजनीतिक प्रभाव के लिए भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में इंटरफेयर करने लगी, जिससे उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट हो। इन्हीं कंपनियों का ये प्रयास था कि वह भारतीय माल को कम से कम दामों में खरीदें और अधिक से अधिक दामों में बेचें, जिससे उनका प्रॉफिट बढ़े और उनका कार्य क्षेत्र की वृद्धि हो। फ्रांसीसी कंपनी का हेड ऑफिस साउथ ईस्ट कोस्ट पर पौंडीचेरी में था, जबकि ब्रिटिश कंपनी का हेड ऑफिस फोर्ट सेंट जॉर्ज, मद्रास, जिसे अब चेन्नई बोलते हैं, वहाँ पर था, जो पौंडीचेरी से अधिक दूरी पर नहीं था। दोनों कंपनियों के बीच व्यापारिक व राजनीतिक संघर्ष होने लगा और एक दूसरे को समाप्त करने की होड़ में दोनों के बीच 3 युद्ध हुए। इन तीनों युद्धों के विषय में, जिन्हें हम कर्नाटक युद्ध कहते हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट कर्नाटक वार 1746 to 1748। कर्नाटक वंस अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल एम्पायर had become independent. Arcot, situated between Chennai and Pondicherry, was the capital town of Karnataka. French and English were on
opposite sides in the 1744 War of Austria. Succession in Europe. The war had telling effect on India too. कर्नाटक पहले मुगलों का एक सूबा था। सूबा मतलब पहले मुगल साम्राज्य का एक हिस्सा था, लेकिन अब वह एक स्वतंत्र राज्य था। कर्नाटक की राजधानी अरकाट थी, जो मद्रास और पौंडीचेरी के बीच स्थित थी। यूरोप में ऑस्ट्रिया के पजेशन के लिए अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच 1744 में युद्ध प्रारंभ हो गया। यूरोप में होने वाले इस युद्ध का प्रभाव भारत में ही दोनों कंपनियों पर पड़ा। जहां दोनों देश यूरोप में एक दूसरे के दुश्मन हुए, वहीं भारत में भी ये दोनों कंपनियां एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो गई और इन दोनों के बीच झड़पें होने लगीं। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया और फ्रांसीसी सेना ने मद्रास स्थित ब्रिटिश किले पर अपना अधिकार कर लिया। कर्नाटक के नवाब ने जब संधि के आधार पर मद्रास किला मांगा तो डुप्ले ने देने से मना कर दिया और परिणामतः दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें कर्नाटक की हार हुई। In 1748, peace was restored between France and Britain in Europe. Consequently, peace was restored between the two companies in India also. 1748 में यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच समझौता हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में भी दोनों के बीच संधि हो गई। मद्रास का किला अंग्रेज कंपनी को वापस कर दिया गया। कर्नाटक की हार से एक बात दोनों कंपनियों ने समझ ली कि यूरोपीय युद्ध नीति श्रेष्ठ है और भारतीय राज्यों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करके अपना प्रभुत्व बढ़ाया जा सकता है। ये फ्रांस और ब्रिटेन दोनों ही कंपनियों ने बहुत अच्छे से समझ लिया था। द सेकंड कर्नाटक वार 1748 to 1744. A battle between British East India Company and French Company was fought over the question of succession to the throne of Hyderabad and Karnataka. French Company declared Muzaffar Jung as a ruler of Hyderabad and Chanda Sahib of Karnataka, whereas British Company was supporting Muhammad Ali in Karnataka and Nasir Jung in Hyderabad. ब्रिटिश कंपनी एंड फ्रांसीसी कंपनी के बीच सेकंड कर्नाटक वार 1748 से 1754 तक चला। ब्रिटिश कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के बीच हैदराबाद एवं कर्नाटक पर अधिकार को लेकर 1748 से 1754 के मध्य युद्ध हुआ। फ्रांसीसी कंपनी ने हैदराबाद में मुजफ्फर जंग और कर्नाटक में चांदा साहब को शासक बना दिया, जबकि ब्रिटिश कंपनी ने कर्नाटक में मोहम्मद अली को और हैदराबाद में नासिर जंग को समर्थन दे रही थी। इस कारण दोनों के बीच युद्ध हो गया। नासिर जंग युद्ध में पराजित हुआ। मुजफ्फर जंग ने युद्ध में सहायता देने के लिए फ्रांसीसी कंपनी को 50,000 पाउंड एवं 10,000 वार्षिक कर की एक जागीर दे दी। मुजफ्फर जंग के जीतने से फ्रांसीसी कंपनी को काफ़ी फ़ायदा हुआ, जिससे उसे 50,000 पाउंड भी मिला। साथ में एक जागीर मिली जिसकी वार्षिक आय 10,000 थी। दूसरी ओर क्लाइव की लीडरशिप में ब्रिटिश सेना ने आरकाट को घेर लिया। चांदा साहिब युद्ध में मारा गया। संपूर्ण कर्नाटक पर ब्रिटिश कंपनी का अधिकार हो गया। इस प्रकार कर्नाटक पर अंग्रेज व हैदराबाद में फ्रांसीसियों का अधिकार हो गया। हैदराबाद की रक्षा के नाम पर फ्रांसीसियों ने अपनी एक सेना हैदराबाद में वहाँ के शासन के खर्चे पर रख दी। फ्रांसीसियों की सेना जिसका खर्च हैदराबाद का नवाब उठा रहा था। इस प्रकार भारतीय राज्यों के खर्च पर यूरोपीय अपनी सेना का विस्तार और राज्य का विस्तार करने लगे और धीरे धीरे उन्होंने अपना व्यापार बढ़ाया और भारतीय राज्यों पर अपना प्रतिनिधित्व भी बढ़ाते गए। दिस मेथड ऑफ एक्सरसाइजिंग कंट्रोल दैट इज बाय मेकिंग द इंडियन रॉयल्टी पे टू मेंटेन द फॉरेन आर्मी केम इनटू प्रैक्टिस। इस प्रकार भारतीय राज्यों से सेना का खर्च लेकर उनकी सुरक्षा के नाम पर उनके ऊपर नियंत्रण रखने का एक नया तरीका यूरोपीय कंपनियों को समझ में आ गया। द थर्ड कर्नाटक वार 1756 to 1763. Final phase of the Anglo-French conflict started when the 7-year war broke out in Europe. In the War of Vandy Wash in 1760,
French were defeated. The British Company emerged victorious in the war. The English, who were already in power in Carnatic, outside French from Hyderabad too, and thus all the territories under the French control came under the control of the British Company. The dream of French Company to gain political supremacy in India came to an end. British East India Company found a new door opened to establish their supremacy over entire India. यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच एक लंबा युद्ध चला जो 7 वर्षों का संघर्ष था। इसका प्रभाव यह हुआ कि भारत में भी दोनों कंपनियों के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ। जनवरी 1760 में बांडीवास में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसी कंपनी के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांसीसियों की पराजय हुई। इस युद्ध में अंग्रेज़ कंपनी को विजय मिली और उनका क्षेत्र पूरे कर्नाटक और पूरे दक्षिण में फैल गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्नाटक पर तो पहले से ही अधिकार था। बांडीवास के युद्ध के परिणाम के बाद फ्रांसीसियों को हैदराबाद से बाहर निकाल दिया गया। भारत में फ्रांसीसी कंपनी के प्रभुत्व वाले समस्त क्षेत्र ब्रिटिश कंपनी के हाथ में आ गए। इस प्रकार भारत में फ्रांसीसी कंपनी की राजनीतिक प्रभुसत्ता समाप्त करने की महत्वाकांक्षा का अंत हो गया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने संपूर्ण भारत पर प्रभुसत्ता स्थापित करने का द्वार खुल गया और फ्रांसीसी कंपनी हार के धीरे धीरे उन्होंने अपना काम समाप्त कर फ्रांस लौटने का विचार बनाया। इन तीनों युद्धों को इतिहास में कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना।